प्रोफेशन से, वो चार्टेड अकाउंटेंट है। तो जितने भी सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी डिसीजन लेने होते हैं फाइनेंस के प्रति, जो तमाम चेक्स होते हैं उसमें पीयूष गोयल के ही साइन होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वो इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और आइए मनोज सिन्हा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। पिछले 4 वर्षों से फोकस रहा है, 5 वर्षों से मैं समझता हूं कि वो किसान रहा है, नौजवान रहा है और लघु एवं मध्यम उद्योग रहा है। सामान्य आदमी को राहत मिले, ये सरकार की नीति रही है। मैं समझता हूं कि उसी आधार पर वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। आपको कोई खास रेलवे के लिए उम्मीद इस बार? मैं मानता हूं कि रेलवे में जिस तरह से निवेश इस सरकार ने बढ़ाया है, डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशन डेवलपमेंट, वाईफाई सभी स्टेशनों पर लगाने का काम, सीसीटीवी कैमरेज और मॉडर्नाइजेशन के काम में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसमें निवेश बढ़ेगा। तो दीपक सर, पीयूष गोयल की खुशी आप देख सकते हैं, मेहनत आज रंग लाने जा रही है, लेकिन चिंता हमें बहुत ज्यादा है कि पता नहीं हमारे बटुए में सरकार क्या डालेगी और क्या निकाल लेगी। देखिए, आपके बटुए में सरकार के पास डालने को बहुत कुछ है और मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है और जिस पर सरकार ने कल देर रात तक या बजट बनने तक बहुत लंबी एक्सरसाइज की है। सबसे पहले है इनकम टैक्स की सीमा को 4 से 5 लाख रुपए करने का प्रावधान, यानी छूट 4 से 5 लाख तक बढ़ाना। हालांकि इसमें सरकार जो है वो डबल माइंडेड है, उनको लगता है कि 2.5 से 3 कर दिया जाए, 3.5 कर दिया जाए, 4 से 5 तक न लेके जाया जाए। होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स की छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया जाए। यह बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। जितने भी होम बायर्स है वो चाहते हैं कि जो ब्याज है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन की मौजूदा सीमा को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाए। समय पर जो किसान लोन चुका देते हैं उनको 2 लाख का अतिरिक्त लोन मिले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उनके जो प्रीमियम दिया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उस फसल बीमा योजना के अंदर प्रीमियम का भुगतान अब सरकार करे। ऐसी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा तबका है, किसान एक बहुत बड़ा तबका है और जो यंग वोटर्स हैं वो एक बहुत बड़ा तबका है। अगर इन तीन को भारतीय जनता पार्टी साथ लेती है तो उसकी चुनावी वैतरणी बड़ी आसानी से 2019 में पार लग सकती है। तो किसानों को दिखाने वाला यह बजट होगा, मिडिल क्लास को समझाने वाला बजट होगा और युवाओं के लिए कुछ करने वाला बजट होगा। तो इन 3 चीजों पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है, इसीलिए इन तमाम मेजर्स पे वो इस वक्त मंथन कर रही है। ठीक है दीपक सर, हमारे साथ श्वेता कोठारी हमारी सहयोगी भी जुड़ गई हैं और शेयर बाजार पर इनकी अच्छी पकड़ है। सेंसेक्स खुल चुका है। श्वेता, क्या अपडेट आप हमें दे सकती हैं? बजट का स्वागत कर रहा है शेयर मार्केट की नहीं? बिल्कुल कर रहा है। अब सेंसेक्स की बात करें तो करीब 165 पॉइंट्स ऑलरेडी अप है। अभी बता दें 2 घंटा है बजट अनाउंसमेंट्स में, लेकिन इस वक्त सेंसेक्स की अगर हम बात करें 36,400 मार्क पर पहुंचा है। कई इन्वेस्टर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या पता 37,000 मार्क भी ब्रीच कर जाए। अगर वो होता है तो काफी पॉजिटिव रिएक्शन आपको जो देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में। निफ्टी की भी बात करते हैं। निफ्टी इस वक्त करीब 10,800 के मार्क पर है, 50 पॉइंट्स ऊपर है, लगभग 11,000 क्रॉस करने वाला है। तो बोथ सेंसेक्स और निफ्टी काफी अच्छा से रिएक्ट कर रहे हैं। मार्केट काफी पॉजिटिव है इस वक्त। तो आप बनी रहिए श्वेता हमारे साथ। तो दीपक सर, मार्केट तो स्वागत कर रहा है और देश भी जिसे कहा जाए कि धक धक मची हुई है कि सरकार, जैसा कि आपने बताया कि होम लोन में अगर छूट मिल जाती है तो एक आम आदमी के लिए, जो एक मिडिल क्लास है, जो एक सैलरीड क्लास है, जिसका सपना होता है सारी उम्र कमाए और फिर अंत में घर बनाए, बड़ी उम्मीदें आज पालेगा। शोभना, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 5 साल तक धक-धक मची होती है आम इंसान या नागरिकों के दिल में जी। और इस बार धक-धक अगर मच रही होगी तो पीयूष गोयल के दिल में मच रही होगी, अमित शाह जी के दिल में मच रही होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में मच रही होगी, क्योंकि अब उनको सीधे सीधे चुनावों के अंदर जाना है और जिस तरह का बजट वो पेश करेंगे, आज से बेस बनना शुरू हो जाएगा इलेक्शन कैंपेन का और आज
बेस बनाने के लिए उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अपने इस अंतरिम बजट के दौरान। बड़ी घोषणाएं करने की बात उन्होंने कही है। कल जो चिट्ठी लिखी पीयूष गोयल ने, उसके हिसाब से बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और ये बड़ी घोषणाएं ना हो, इसके लिए तमाम विपक्षी पार्टी लगातार ये कह रही हैं कि सरकार बड़ी घोषणाएं न करे। तो आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। डायरेक्टर के लिए, सीबीआई डायरेक्टर के लिए किया गया और जो भी कर रहे हैं ये इलीगल कर रहे हैं। इसी के वजह से वो खुद सरकार परेशान है, गलतियों के ऊपर गलतियां कर रही है। नागेश्वर राव को भी इंटीरियम अब सीबीआई डायरेक्टर बिठाए, वो भी इलीगल है और मीटिंग में भी इसकी बहस नहीं हुई, वो भी इलीगल है कि उनको कंटिन्यू करने का। और इंटीरियम तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना, ये तो विपक्ष के नेता हैं तो कमियां निकालेंगे ही। ये जो एक जिसे कहा जाए कि एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। मनीष अवस्थी हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर भी हैं। मनीष जी, आज का बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2019 के वोटर पर नजर है एनडीए सरकार की। जैसा कि दीपक भाई अभी कह रहे थे, बिल्कुल दीपक भाई, मैं एक ही चीज कहूंगा कि वोटर को नरमी पसंद है, सख्ती नहीं। और इस सरकार ने पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो सख्ती से कुछ बातें कही है। मुझे ऐसा लगता है कि वोटर वो भूला नहीं है। चलिए ठीक है, मैं अब रुख करना चाहूंगी विनोद रावल जी का। विनोद रावल जी, आप तमाम टैक्स पेयर्स की मांगे आप जानते हैं। अभी दीपक सर ने भी बताया कि किस चीज पर मंथन चल रहा है। क्या माना जाए कि होम लोन पर सरकार अपना खजाना खाली करने के लिए तैयार होगी? हरियाणा जनता पार्टी सचिन गोयल जी से मैं पूछ रही हूँ। जी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो होम लोन का ब्याज है उसकी लिमिट जरूर बढ़ेगी इनकम टैक्स में। फिलहाल अभी 2 लाख है, हम उम्मीद कर रहे हैं 2.5 लाख या 3 लाख तक हो सकती है। ये बहुत लंबी, बहुत पुरानी डिमांड है लोगों की, तो उस पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बढ़नी चाहिए और ये बढ़ेगी, उम्मीद ऐसी ही की जा रही है। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। दीपक सर लगातार घेरते रहते हैं सरकार को, गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में कर लिया है। बजट में कोई एक ऐसी योजना तो होगी जो 4.5 पौने 5 साल में आपको पसंद आ रही होगी और उम्मीद कर रहे होंगे आपके आगे बढ़े सरकार उस पर। शुभना जी, सारे विपक्ष से आप एक ही सवाल पूछ रही हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत लोहिया जी के इस वाक्य से करना होगी। अभी लोहिया जी मत, आप बिल्कुल बोलिए, सीबीआई बोलिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, बोलिए सीबीआई बोलिए। मनोज जी मुझे बोलने दीजिए। सीबीआई दोनों ने आपको बुरी तरह से जकड़ लिया है। मुझे हमें समृद्धि बढ़ानी है, हमें कृषि का विस्तार करना है, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ानी है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामाजिक हमारी किसी संपत्ति बढ़े और निजी संपत्ति की तरफ प्रेम को कम करना है। और शायद इसी से है कि एक नए समाजवाद की स्थापना इस देश में कर पाएंगे। इसके साथ मैं ये भी जानता हूं कि इस देश में आर्थिक समानता के साथ में एक सामाजिक असमानता भी बहुत ज्यादा फैली हुई है। और लोहिया जी ने बार बार बोला है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ ही इस सामाजिक असमानता को भी दूर किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो सरकार जो बोला काफी कड़ी रही है, जो एक मिडिल क्लास, जो एक किसानों के लिए हावी रही है, किसानों की मौतों की संख्या लगभग 3 गुने से ज्यादा हो गई है, उनको कुछ राहत देंगी, एक बार सांस लेने का, एक बार खुली हवा में सांस लेने का मौका देंगी। चलिए, छवि परमाकर जी, आप बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स की जो लिमिट है उसको हमेशा मांग रही है, वो एक बड़ी मांग रही है, क्या उस पर भी हम उम्मीद करें आज? करनी तो चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास जो है, जो कि ऑलरेडी और ये बहुत डिस्कशन भी हो रही है कि लिमिट्स चेंज होनी चाहिए, टैक्स स्लैब्स तो चेंज होंगे, उनका इंटरेस्ट रेट चेंज होना चाहिए। तो ये वाले जो डिविडेंड के ऊपर भी जो टैक्स है, अगर ये चला जाए अलोंग विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स, तो ये तो बहुत ही सब लोग इसको बहुत वेलकम करेंगे और छोटे इन्वेस्टर्स को ये बहुत अट्रैक्ट करेगा कि छोटे इन्वेस्टर्स भी ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में आए और सारे बेनिफिट्स लें जो कि गवर्नमेंट दे रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो लगभग 6.5% का कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। हाँ जी। क्या उसके लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब से नोटबंदी हुई या जीएसटी आया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो थोड़ा सा सफर कर रहा है, तो क्या कोई आज बड़ी घोषणा, क्योंकि रोजगार भी बहुत ज्यादा वहां से मुहैया होते हैं? ये भी एक्सपेक्टेड है और आए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक जो हमारी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो हुए हैं इंडिया में, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, रेरा आया, जब हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ अगर ये वाले बेनिफिट्स, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होम लोन के ऊपर ये जो 2 लाख की लिमिट जो रिबेट है, स्क्रीन पर भी हम आपको फौरन पहुंचाएंगे जो सरकार हमें बताएगी। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक सर, पिछली बार आयुष्मान भारत, इस बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम, क्योंकि गरीबों को अगर कहा जाएगा कि खाली पेट नहीं सोएंगे तो कहीं ना कहीं किसान और गरीब दोनों को साथ लेगी एनडीए सरकार। जी हाँ, ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू होती है, इसमें यह होगा कि गरीब जो बीपीएल परिवार से नीचे रह रहे हैं, उन्हें एक मुश्त रकम 1 महीने के भीतर दी जाएगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट देखकर चालू किया जा चुका था। मध्य प्रदेश के महू जिले में इस तरह का एक पायलट प्रोजेक्ट चालू हुआ था और उसको सफल बनाया गया था। इसके साथ ही साथ जो रायदू बंधु योजना है, जो कि तेलंगाना सरकार की है, जिसमें किसानों को एक मुश्त हर उपज से पहले पैसा दिया जाता है, उसके बारे में भी सरकार बहुत सीरियसली विचार कर रही है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शोभना, वो ये है कि आयुष्मान भारत योजना, जिसको आपने गेम चेंजर कहा था पिछले बजट की योजना, उसमें कुछ प्रीमियम देकर, यानी जो लोग गरीबी परिवार से ऊपर हैं, मध्यम क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, अगर वो भी उस इंश्योरेंस का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम देकर आयुष्मान भारत योजना का लाभ एक्सटेंड कर दिया जाए। सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। अब से 1 घंटे बाद सब कुछ चीजें साफ हो जाएंगी, सब कुछ चीजें खुल जाएंगी, पीयूष गोयल का पिटारा खुल जाएगा। पर ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो ये कि प्रीमियम के आधार पर आयुष्मान भारत योजना को एक्सटेंड करना, रायतू बंधु योजना की तर्ज पर तेलंगाना में जिस तरह से लागू है, किसानों को फसल से पहले एकड़ के हिसाब से एक मुश्त रकम देना, और साथ ही साथ जो तीसरी बात आपने कही है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की है। सर, सुरेंद्र राजपूत भी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, हमसे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे पहले तो ये बताइए, प्रियंका गांधी कब आ रही है लखनऊ? आपने क्या स्वागत के लिए लड्डू वड्डू मंगा लिए हैं? बजट में तो बाद में बात हो जाएगी, बजट तो दिन भर के लिए, पर मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी कब आ रही है? उनका कमरा तैयार है कि नहीं तैयार है यूपीसीसी में? दीपक भाई, जब आएंगी ढोल नगाड़े के साथ आएंगी। मोदी सरकार के 5 वर्षों का जो बजटीय आवंटन था वो 1,11,000 करोड़, 21,000 करोड़ का था। तो ऐसे भी 2,11,000 करोड़ का था, माने 2 गुना। और इस बार भी बजट आप देखेंगे कि किसानों के लिए समर्पित होगा और किसानों के सशक्तिकरण में निवेश मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और इस बार भी बजट में दिखाई देगा। तो चुनावी साल किसान को लेकर लगातार विपक्ष भी कहता रहा है, तो कितनी बड़ी चीजें आप देने जा रहे हैं, क्या बड़ी सौगातें आप खासतौर पर किसान? देखिए, जो देश का प्रमुख विपक्षी दल है वो नारे लगाने में माहिर है। पुराना इतिहास बताता है कि 48 वर्ष तक उस विपक्ष के एक परिवार ने सत्ता का संचालन किया, तो दिन भर नारे जरूर किसानों के लिए लगाए, लेकिन रात भर निष्ठा अपने वंश को मजबूत बनाने के लिए किया। तो उसको भी हर जगह उसी चश्मा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि नारे वो लगाते थे किसान के लिए, निष्ठा वंश के लिए रखते थे, और आज भी वही स्थिति है। लेकिन मोदी सरकार देश के किसानों के लिए समर्पित है, ऐसा 5 वर्षों में ये करके हमने दिखाया है और इस बार भी दिखाएंगे। धन्यवाद सर। तो दीपक सर, कृषि मंत्री को भी हमने सुना, वो पहले ही कह चुके हैं कि कृषि पर आधारित ही बजट होगा, जो सेंटर में होंगे वो किसान होंगे, और 3 हिंदी हार्टलैंड के जो राज्य एनडीए सरकार से, बीजेपी से खिसक गए, जाहिर सी बात है कि निशाना पूरे भारत पर तो होगा ही 2019 को लेकर। शोभना, दीपक भाई, मेरा आपसे एक और बात पे पूछना है कि
क्या आपको नहीं लगता कि यूबीआई और ये सारी बातें राहुल गांधी ने हाईजैक कर ली हैं और वो 2-3 दिन पहले से लगातार इन सारी घोषणाओं को करते आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो करेंगे? मनीष भाई, यूबीआई का जो कॉन्सेप्ट था वो 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसी सरकार ने सामने लाकर पेश किया था। उन्होंने ही कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए और सभी जो इस लोकसभा का ये आखिरी सत्र है, अंतरिम बजट पेश करने जा रही है सरकार, क्या विजन किस तरह से? पीयूष गोयल की तस्वीरें देख रहे हैं तो मैं यूबीआई पर आपको बता रहा था कि बकायदा इस पर पिछले 3 सालों से मंथन चल रहा था कि सरकार को इस पर क्या करना चाहिए। इस पर एक राय ये बन रही थी कि बैठे बैठे लोगों को खाने को कैसे दिया जा सकता है, उसके लिए कहीं कोई ना कोई तो मेहनत करें। लेकिन फिर ये देखा गया कि दुनिया के कई तरह के देशों में, कई देशों में और कई सोच वाले देशों में, इसीलिए मैं कई तरह के देश बोल रहा हूं, इस तरह की स्कीम काम करती है। सरकार काफी पॉजिटिव हुई इसको लेकर और राहुल गांधी ने इस प्रीएम्प्टिव क्लॉज के साथ इसको आगे बोला है कि अगर सरकार इस योजना को ले आती है इस बजट के अंदर तो राहुल गांधी खुद अपनी पीठ थपथपाएंगे, ये कहेंगे कि सरकार इस योजना को ले आई है, चूंकि हमने ये बात उठाई थी इसलिए सरकार ने इस योजना को चालू कर दिया है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है और ये बात बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर बोल रहे थे और यूबीआई का कॉन्सेप्ट इस सरकार के दिमाग में बहुत पहले से था। तो दीपक भाई, ये माना जाए कि जिस अंदाज में बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये उसका जवाब हो सकता है? इसको उसका जवाब नहीं माना जा सकता। ये एक दूसरी तरह की योजना है जिसको सरकार आगे लाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग तो बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, जैसे राजस्थान सरकार 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। इससे पहले अखिलेश यादव जब 2012 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की कोशिश की थी। लेकिन ये यूबीआई जो है इसे बेरोजगारी भत्ता नहीं कहा जा सकता। ये एक मिनिमम आय है जिसको गारंटी की जा रही है हर उस हाउस होल्ड के लिए जिस हाउस होल्ड के लोगों के बजट के हिसाब से, जिस हाउस होल्ड में कितने लोग हैं उसके हिसाब से एक बेसिक फीडिंग इनकम उनको दी जाए। ये बेरोजगारी भत्ते से अलग है और इसका पूरी तरह का कॉन्सेप्ट बेरोजगारी भत्ते से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, और इससे बहुत फायदा भी होगा कि जब बैंकों में इतना पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सुधरेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ये बड़ी नजर महा कवरेज हमारी बजट पर लगातार चल रही है। देखते रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर